हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका शुभम सर आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, हमने अपना क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बोला था ना कि हम जैसे केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम बायो का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये आपका हम बच्चों ये 10th बायो स्टार्ट कर रहे हैं ना। आपका हम 10th बायो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और आपका ये 10th बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। मज़ा आ जाएगा आपको इस चैप्टर में, है ना। आपको मैं इतनी सारी बातें बताऊंगा, इतने सारे फैक्ट्स बताऊंगा, आपको लगेगा हैं सर ऐसा भी होता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, होप सो आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, और रिवीजन करा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन करना। ठीक है, अभी इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो ये समझिए इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक ओवरव्यू देता हूँ मैं इस चैप्टर का। तो बच्चों, इट इज़ वन ऑफ दैट चैप्टर जिसमें आपको बेसिक बायो का, है ना। आप जैसे क्लास 11th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है, आप मेडिकल ले लेंगे तो वहाँ पे भी एक सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी, जिसमें आपको हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में समझाया जाता है। हम सांस क्यों लेते हैं, हमारी बॉडी में सांस लेने के बाद क्या क्या होता है, ये सारे प्रोसेस को समझना, स्टेप्स को समझना। हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी के अंदर कैसे पचता है। ठीक है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कैसे काम करता है। तो ये सब बातें हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या सिर्फ हम ही लिविंग है, नहीं, प्लांट्स भी लिविंग है। तो प्लांट्स के अंदर भी हम ये सब प्रोसेस जो है वो समझने वाले हैं। हम ये सब प्रोसेस क्यों पढ़ने वाले हैं, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है ना। मैंने बोला सबसे पहले तो समझिए कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो वो प्रोसेसेस है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इसेंशियल इसेंशियल है, इसेंशियल टू सर्वाइवल ऑफ लाइफ। मतलब हमारे जीवित रहने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन का मतलब न्यूट्रिशन, खाना खाना, डाइजेस्ट होना, है ना, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होना, रेस्पिरेशन होना, एक्सक्रीशन होना। आप बताइए, इनमें से अगर एक भी प्रोसेस नहीं होगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो दैट्स वाई वी कॉल इट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस क्या होती है ना, ये प्रोसेस है जो कि प्लांट्स करते हैं, है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम इक्वेशन समझेंगे, एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं हम वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे न्यूट्रिशन अमीबा, अमीबा के अंदर जो आपका एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे खाना खाता है। ठीक है, पैरामीशियम जो है वो कैसे खाना खाता है। ठीक है, ये सब समझेंगे हम, वो कैसे अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी के फॉर्म को सर्वाइव करता है। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो एक्सक्रीशन कैसे करता है, ये सब बातें हम समझेंगे इसमें। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हमारी जो पूरी बॉडी है, हम जो खाना खाते हैं, क्या वो उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नहीं, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड वर्क करती हैं, ये सब बात हम इसमें समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, फिर हम समझेंगे रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन जैसे एरोबिक एनारोबिक, है ना, ये समझेंगे। एरोबिक एनारोबिक क्या, जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर जब हम सांस को रिलीज करते हैं, है ना, मैंने ऑक्सीजन ली, फिर जब मैंने रिलीज करी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है मतलब एरोबिक है। अच्छा, क्या सिर्फ सारे ऑर्गेनिजम्स ही ऑक्सीजन को लेते हैं, नहीं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सांस ले लेते हैं। तो ये भी हम समझेंगे, है ना। तो ये बात है। बाकी आगे ह्यूमन रेस्पिरेशन समझेंगे कि हमारी जो बॉडी रेस्पायर कर पा रही है, जैसे मैंने सांस लिया तो ये मेरे नॉस्ट्रिल से होकर के मेरे कहाँ कहाँ गया। फिर हमारे ये लंग्स के पार्ट हैं, और लंग्स में कहाँ पे, लंग्स में कैसे डिवाइड हुआ, है ना, एल्वुलाई तक गया, एल्वुलाई से कैसे एक्सचेंज हुआ गैसेस का। हमारे जो
ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे गई, हमारी हर एक सेल तक कैसे गई ऑक्सीजन, फिर वहाँ से वापस कैसे आई, ये सब हम समझेंगे इसमें, ठीक है। फिर हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, हमारी जो हार्ट है वो कैसे काम करती है ना, ब्लड वेसल्स कैसे काम करती है, ये सब समझेंगे, है ना। इसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वो सब भी समझेंगे। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बोले तो कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना। जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, जाइलम और फ्लोएम होते क्या है कि हमारे घर से भी बड़ा जितना पेड़ वो कैसे, है ना, रूट्स के थ्रू, है ना, पानी और मिनरल्स को खींच पाता है, कैसे कितना बड़ा पेड़ जो है वो खींच पाता है, तो ये सब बातें हम इसमें समझेंगे, ठीक है जी। चलिए हम समझेंगे एक्सक्रीशन को, है ना, ह्यूमन्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। किडनी को समझेंगे, है ना, किडनी जो है, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इसकी यूनिट है, ठीक है। एक नेफ्रॉन कैसे होता है ना, उसके स्ट्रक्चर को, उसके अंदर कैसे जो है फिल्ट्रेशन होता है, ये सब हम समझेंगे। कैसे सिर्फ ह्यूमन्स के अंदर नहीं, प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, वो कैसे होता है ये हम समझेंगे। तो ये सब प्रोसेसेस जो हैं, ये सब टॉपिक्स हम समझने वाले हैं, है ना। तो मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ना हम ये सब प्रोसेस को हम समझने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे, हम एक एक पॉइंट्स को उठाएंगे, उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, और एक बाय वन करके हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। हम हर एक टॉपिक पे करके वीडियोस वाइज ऐसे से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आज का हमारा जैसे ये है कि हम इस लेक्चर में हम ये की लाइफ प्रोसेस क्या है और न्यूट्रिशन को अच्छे से समझें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ये लाइफ प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात, लाइफ प्रोसेस है क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी पिछले वाली स्लाइड्स पे ये लाइन लिखी थी, क्या लिखा था मैंने लिखा था कि वो प्रोसेस, है ना, दोज प्रोसेस देखिए ये रेड पेन से लिखा हुआ एक लाइन थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, है ना। एक और मैं डेफिनेशन अपनी तरफ से लिख देता हूँ, क्या, द प्रोसेस विच इज इसेंशियल टू परफॉर्म basic life function and important for survival हमारे जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारी बेसिक लाइफ फंक्शंस को, ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जो बेसिक हम दिनचर्या में हमारे जो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से अगर एक भी नहीं होगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। चलिए वो प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है, ठीक है जी। चलिए समझते हैं कह रहे हैं। अच्छा अब ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने समझा, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन है, हम जब खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे भाई, ठीक है। रेस्पिरेशन बोले तो सांस लेना, अगर मैं सांस ना लूँ तो कुछ समय में ही खेल खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिशन का चलो फिर भी चलेगा कि अगर मैं कुछ दिनों तक ना खाता हूँ तो फिर भी मैं जीवित रह पाऊंगा, मेरी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, पहले से जो स्टोर्ड एनर्जी है और मेरी बॉडी उसको यूज़ करेगी, पर कुछ समय बाद वो भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर क्या है, फिर तो डेथ ही है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेस्पिरेशन का तो ऐसा है कि कुछ मिनटों में ही, है ना, अगर मैंने सांस नहीं ली तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, अगर बॉडी के अंदर हार्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, हार्ट काम नहीं करेगा तो हमारे सभी ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सब प्रोसेस इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, ठीक है।
फिर हम समझेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? अच्छा, जैसे मैंने खाना खाया तो खाना खाने के बाद क्या पूरा खाना मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं, कुछ खाना जो है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाता है बॉडी के अंदर, तो वो हम वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है? ह्यूमंस भी करते हैं, सभी एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो भी करते हैं, हम सबको पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से, ठीक है जी? तो ये सब बातें हम समझेंगे इस चैप्टर में। कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर, है ना, देयर स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूसली, मॉलिक्यूल्स कीप गेटिंग ब्रेक डाउन। अच्छा, अब क्या होता है देखो, अब जैसे सुबह से ही हम दिन भर यहाँ जाना वहाँ जाना, काम करना, हमारी सेल्स जो है वर्क कर रही हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं जो वो वर्क करती हैं, तो वो ना ब्रेक डाउन होती हैं, उनको एनर्जी की नीड होती है, ठीक है? तभी हम जब हम रात को सोते हैं तो बोलते हैं कि हमारी बॉडी इस समय रिपेयरिंग फेज़ में है। रिपेयरिंग फेज़ में क्या, कि जैसे जो दिन भर हमारी बॉडी ने काम किया है ना, रेस्टिंग फेज़ में है, तो वो उस समय रिपेयर कर रही होती है सेल्स को। जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो उससे क्या होता है, सेल्स जो है रिपेयर होती हैं, नई सेल्स फॉर्म होती हैं, पुरानी सेल्स खत्म होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हम लोग जो है जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी एनर्जी जो है हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ये एनर्जी हमें कहाँ मिलती है बताइए? एनर्जी हमें क्यों रिक्वायर्ड है? टू मेंटेन वर्क, है ना, काम करने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए। और ये एनर्जी बताओ हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें सप्लाइड बाय फूड, हमें भोजन से मिलती है, ठीक है? तो फूड हैज़ टू बी फूड हैज़ टू बी एक्वायर्ड, ब्रोकन डाउन, ट्रांसपोर्टेड एंड वेस्ट रिमूव। अब देखिए ये बात समझिए कि जैसे मैंने बोला कि ना जीवित रहने के लिए खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खाने का जो एनर्जी मिली उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म जो बच गई उसका एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला कि देखिए मैं तो आपके सामने एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हूँ, है ना, मैं, हम, आप, हम सब, ठीक है? इवन एनिमल्स जो हैं वो सब, कि हमारे पास तो जैसे मैंने बोला सांस लेने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है मेरे पास, है ना, जिसको बोलता हूँ मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने बोला सर्कुलेशन के लिए मेरे पास एक हार्ट है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, है ना, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, ब्लड को लेके जा रही हैं, ब्लड को लेके आ रही हैं, टिश्यूज तक, सेल्स तक हमारे जो है ऑक्सीजन और ब्लड को पहुँचा रही हैं, ठीक है? लेकिन जो क्या नाम है आपका, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। मैंने बोला खाने के लिए, जैसे खाने के लिए मेरे पास प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं खाना खाता हूँ, वो खाना मेरे पेट में जाता है, 3-4 घंटे रहता है, फिर वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ऐसे होकर के, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के जो है आपका वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है? अब आप ये समझिए कि ये सब प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो सब भी ये प्रोसेस करता है, वो भी जीवित रहने के लिए ये सब प्रोसेस करता है। वो खाना खाता है, वो खाना उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्टेड फॉर्म से जो एनर्जी निकलती है वो उसकी पूरी बॉडी में यूटिलाइज होती है, और फिर जो आपका अनडाइजेस्टेड फॉर्म जो बच जाती है, जो खाना बच जाता है, वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है? तो ये सब एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर पा रही है। जैसे कि इसका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। इसको हम समझेंगे, अभी डिटेल में समझेंगे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर कैसे होता है ना, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है जी, चलिए। अब तो मैंने आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम इसमें न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अभी क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये सब तो बेसिक्स लाइफ फॉर्म्स हैं, है ना, ये सब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं इंक्लूड करा गया इसके अंदर? ये भी सोचने वाली बात है कि भाई हम अपनी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन भी तो इसी का ही पार्ट है, उसको क्यों नहीं समझा? आप जैसे इस चैप्टर के बाद आप समझेंगे, आपका चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम है उस चैप्टर का। तो उसमें सबसे पहले आप न्यूरॉन्स के बारे में, अपनी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, आपके बॉडी के अंदर तरह तरह की ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है? कुछ 1-2 एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। पर हमने पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को समझ लिया, लेकिन हमने रिप्रोडक्शन को क्यों इंक्लूड करा गया इसके अंदर? क्योंकि रिप्रोडक्शन इतना एसेंशियल नहीं है ना? इस चैप्टर के अंदर हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे जिनके बिना सर्वाइवल है ही नहीं,
यानी जो हमारे जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या रिप्रोडक्शन हमारे जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, वो भी देखो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। पर मैं बोलूँ जीवित रहने के लिए क्या रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है? नहीं। मैं आपके आस-पास, आपके घरों के आस-पास ऐसे कई सारे कपल्स होंगे, ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके बच्चे नहीं हैं। तो क्या वो लोग जो है वो जीवित नहीं है? जीवित है भाई वो। आपका म्यूल, म्यूल पता है क्या होता है? म्यूल डोंकी और हॉर्स का बच्चा होता है जो कि स्टेराइल होता है ना? तो क्या वो जीवित नहीं है? वो भी जीवित है। तो रिप्रोडक्शन लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? दैट्स व्हाई उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये भी एक थोड़ा-सा सोचने का तरीका है कि ना हम उसको इसके साथ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। एक थोड़ा-सा और था, उसको इसमें जोड़ दिया होता, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट समझना इम्पोर्टेंट है कि लाइफ प्रोसेस में हम वही प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि जिसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएँगे, है ना? जिसके बिना हमारा सर्वाइवल ही पूरा नहीं है, जिसके बिना हम मर जाएँगे। ठीक है जी? चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए वही कि कह रहा है, अब इसको पढ़ेंगे जब आप लाइन बाय लाइन, तो वही सब बातें जो मैंने अभी तक करी कि हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए कौन-सी बातें, कौन-से प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वो देखिए, है ना, कि जो आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है उसके लिए भी क्या-क्या लाइफ प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, फॉर द नेसेसरी ऑफ लाइफ, है ना? क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो है आपकी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कितना भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, ये तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइजेशंस हमें एनर्जी को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? ठीक है? तो हमें ये सब प्रोसेस जो है, ये सब न्यूट्रिशन वगैरह, है ना? फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो हम हो या फिर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो। जीवित रहने के लिए ये सब प्रोसेस हमें करनी पड़ेंगी, हमारी बॉडी के अंदर सब होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, लिविंग थिंग यूज एनर्जी। जो लिविंग थिंग है वो आपका एनर्जी का यूज करती है टू कीप देयर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इंटैक्ट, रिपेयर, डैमेज एंड ग्रो, ठीक है? ग्रोथ होने के लिए, अपनी बॉडी में जो वो एनर्जी यूज़ कर रहा है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए, दोबारा रिस्टोर करने के लिए, सेल्स जो डैमेज हुई हैं उनको दोबारा रिपेयर करने के लिए, इसलिए न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रोसेस, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को अब हम डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन नाम से समझ में आ रहा है कि ना द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड और यूटिलाइज देयर फूड, है ना? वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है, ठीक है? क्या, अब जैसे हम खाना खाते हैं, तो हम खाना क्यों खाते हैं भाई? क्योंकि हमें भूख लगती है। तो भूख भी क्यों लग रही है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की नीड है, इस वजह से हमें भूख लगती है, ठीक है? और इसीलिए हम खाना खाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उसको पचाती है और पचाने के बाद उसमें से एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। उसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, फैट्स, ठीक है, उन सभी चीज़ों को एब्सॉर्ब करती है, उन सभी इसको फॉर्म में तोड़ती है, ठीक है? तो देखिए, चलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? चलिए, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड जो है वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है? एंड रॉ मटेरियल्स नीडेड, और जो रॉ मटेरियल्स हमें नीडेड है, क्यों? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे रिपेयर के लिए, मतलब सेल्स के रिपेयर के लिए और सेल की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है? तो वो कहाँ से मिलती है बताइए? वो सब हमें मिलती है फूड से। फूड जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी से मिलती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड, है ना? इज अल्टीमेटली सन। अब मैं बोलूँ कि जैसे हमें भोजन है, तो अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये ऐसे एक लाइन पहले सर लाइन को पढ़िए और इसके बारे में समझिए। कह रहा है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड्स इज अल्टीमेटली सन, है ना? फूड के अंदर भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अल्टीमेटली क्या है? सन है, कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। अब ये लाइन, आप एक ही लाइन बहुत कुछ कहती है। इस एक लाइन पे लगभग हम बहुत देर तक चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? ये एक लाइन बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है समझिए। मैंने बोला कि देखिए जीवित रहने के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला हाँ, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। आप और हमें जब हमें भूख लगती है तो हम कहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए? हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी खाना बना दीजिए। तो हमारी मम्मी जो है किचन में जाती हैं और वहाँ पे खाना बनाती हैं, ठीक है? आटे से रोटी बनाती हैं, चावल बनाती हैं, सब्जियाँ बनाती हैं, ठीक है? अब वो सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं? वो सब्जियाँ मार्केट से आ रही हैं। जो फल वाले, सब्जी वाले भैया हैं, वो जो है उनसे मम्मी खरीदती हैं। अच्छा, वो फल वाले, सब्जी वाले भैया कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? वो लोग किसानों से लेकर के आ रही हैं, है ना? किसान जो रहते हैं। अच्छा, वो किसान कहाँ से उगा रहे हैं? वो किसान बेसिकली आपका खेती करते हैं ज़मीन पे, है ना? आपका खेतों में खेती करते हैं, तो वहाँ पे जो है, वहाँ से वो प्लांट्स उगते हैं, पौधे उगते हैं, खेती होती है। वहाँ से आपके फल, फूल, है ना, ये सब आ रहे हैं,
है ना? रोटी, चावल ये सब कहाँ से आ रहा है? आप बोलेंगे कि हमारे घर के बाहर ग्रोसरी शॉप्स हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारी मेन रोड पे, और वहाँ से हम जाके ग्रोसरी शॉप से उठा के ले आते हैं। वो ग्रोसरी शॉप्स में कहाँ से आ रहा है ना? वो कट्टा जो है गेहूँ का, चावल का, वो कहाँ से आ रहा है? तो वो आप बोलेंगे कि वो जो है जो रिटेलर्स होते हैं बड़े-बड़े, है ना? बड़े-बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वहाँ से आ रहा है। अच्छा, वो लोग कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? वो लोग भी अल्टीमेटली किसानों के पास ही जाते हैं, वहीं से खरीदते हैं। अच्छा, किसान क्या अपने घर में बना रहा है? नहीं, वो भाई खेती कर रहा है ना? खेती करके और जो है प्लांट्स उगते हैं, तो प्लांट जो है फसल देते हैं, और जो है वहाँ से हमारे जो है गेहूँ, चावल, सब्जियाँ वगैरह ये सब बनती हैं। अब मैं बोलूँ कि वो जो प्लांट्स वो खेती कर रहा है किसान, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सनलाइट। क्योंकि एट द एंड अगर सनलाइट ही पृथ्वी पे नहीं पहुँचेगी तो क्या आपका खेती हो पाएगी? क्या प्लांट्स उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। तो मैं ये बोलूँ कि जो आपका प्लांट है, वो जो है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए सनलाइट इम्पोर्टेंट है? मैंने कहा हाँ है। तो जब वो बड़ा होता है, फिर वो बाय प्रोडक्ट्स अपने फल, फूल, सब्जियाँ वगैरह ये सब देता है, तो वो हम यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। इनडायरेक्टली मैं भी जो है वो सन पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है? तो ये लाइन गलत नहीं है। बोलिए क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मैं भी जो है अपनी न्यूट्रिशन के लिए सन पे डिपेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन भी सही है। बहुत सारे लोगों को ये बात अजीब लग रही होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी लग लग रही होगी कि हमने तो सिर्फ़ ये सुना था कि प्लांट्स ही जो है वो डिपेंड होते हैं। नहीं, इस पृथ्वी पे हर एक लाइफ़ फ़ॉर्म डिपेंड है। क्यों? अच्छा बताइए, जैसे मैं हूँ, तो मैं अपना खाना प्लांट से खाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो एनिमल्स जो हैं वो सब एनिमल्स को भी खा लेते हैं, ठीक है? उनको भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। लेकिन अब जो वो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो एनिमल्स हैं, वो लोग किसको फ़ीड करते हैं? वो लोग आपके इस पे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दाने पे, है ना? ये सब इन पे फीड करते हैं। ये सब जो प्लांट्स हैं, जब सनलाइट ही नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे उगेंगे? है ना? भाई मैं बोलूँ मैं चावल, सब्ज़ी ये सब खाता हूँ, फल-फूल खाता हूँ, पर जब वो ही नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं होगा तो बताओ किस तरीके से जो है मैं अपना खाना ऑब्टेन कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा ना। प्लांट के होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है बताइए? प्लांट के होने के लिए इम्पोर्टेंट है सनलाइट, ठीक है? तो मैं ये बोलूँ कि मैं इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड करता हूँ, तो ये लाइन भी गलत नहीं है। ठीक है जी? ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ कहती है। इस लाइन को ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड करना, ठीक है? अब हम जो खाना खाते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? फूड के अंदर वो क्या-क्या मिलता है मुझसे बताओ? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, हमें मिलता है प्रोटीन्स, हमें मिलता है फैट्स, जो कि हमें एनर्जी को सप्लाई करता है, ठीक है? एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है? ये सब बात समझ में आई? हमारी जो खाना खाते हैं, हमारी खाने से हमारी बॉडी क्या उसमें चाहती है, उसमें कार्ब्स हों, उसमें प्रोटीन्स हों, उसमें फैट्स हों, उसमें विटामिन्स हों, उसमें मिनरल्स हों, ठीक है? अब जैसे हम दाल खाते हैं, तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है? चावल, गेहूँ से हमें कार्ब्स मिलते हैं, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है? हमें फैट्स जो है घी से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें सब्जियों से और आपका जो है ये फल फल से मिलता है, ठीक है? तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। आपने अपने बचपन की क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे न्यूट्रिशन को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है? न्यूट्रिशन को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। एक आपका हेटरोट्रॉफिक और एक आपका ऑटोट्रॉफिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या होती है। तो ऑटोट्रॉफिक नाम से समझ में आ रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हों। दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ, जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब कैसे? जैसे कि आपने ऐसे कभी सुना है ऐसा कि मम्मी बोलती है कि काम करो भाई, घर के बाहर जो पेड़ है वो भूखा है, एक काम करो जाके दाल रोटी सब्जी ले आओ, है ना? ऐसे तो नहीं बोलती है मम्मी, है ना? हम जो है बस हाँ, हम इतना करते हैं कि हम उस पेड़ के अंदर, उस प्लांट के अंदर बस हम पानी दे देते हैं, ठीक है? वो पानी क्यों देते हैं ये भी बताऊँगा, ठीक है? जो प्लांट्स जो है, वो पेड़ जो है, वो सब अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है? अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑटोट्रॉफिक, ठीक है? अच्छा, तो ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, जो कि उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, H2O, जो कि उसको जड़ों से, पानी जमीन के अंदर से, है ना? और जो हम पानी डालते हैं वहाँ से मिल जाता है, और बाय द यूज ऑफ सनलाइट, सनलाइट उसको वही जो सन रेज आ रही है वहाँ से मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रीन प्लांट्स, है ना? ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम शॉर्ट फॉर्म में BGA बोलते हैं, और मैं तो इसको बग्गा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बग्गा, ठीक है? BGA साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा का पार्ट है ये, ठीक है?
साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का पार्ट है, ये हम समझेंगे बाद में, समझेंगे अच्छे से। पर ग्रीन प्लांट्स, अच्छा ग्रीन प्लांट्स में कैसे बनाती हैं? बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, दैट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इसका एग्जांपल है मैं, आप, हम सब, एनिमल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, जो कि अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो फिर मैं प्लांट्स जो है, मतलब प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ही खाता हूँ, ठीक है, गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल, ठीक है। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका चिकन, फिश, ठीक है, एग, ये सब खाते हैं, ठीक है। तो वो भी हेटरोट्रॉफिक का ही पार्ट है ना, वो भी हेटरोट्रॉफिक का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जांपल, इसके टाइप्स भी, अब जैसे हेटरोट्रॉफिक के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि होलोजोइक हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, है ना, ये हेटरोट्रॉफिक के पार्ट्स हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, बाकी जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम डिटेल में सबको डिफरेंस करेंगे, है ना, समझेंगे डिटेल में कि होलोजोइक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है। जैसे होलोजोइक ह्यूमंस का पार्ट है, थोड़ा सा समझिए। मैंने बोला कि सपोज आपका बर्गर है, तो बर्गर में हम क्या क्या होता है, बर्गर में आपकी बन होता है सबसे पहले, तो बन के बीच में उसके अंदर एक पैटी होती है, फिर आपका लेटिस होता है, उसमें आपका अनियन का पूरा छल्लेस होते हैं, और फिर आपके वो टमाटो होता है, टमाटो केचप होता है, ग्रीन सॉस होती है, ठीक है, पेरी पेरी सॉस होती है। तो ऐसे मिलके आपका पूरा बर्गर बनता है। अब सपोज मैंने लिया वो बर्गर, बहुत सारे लोगों का बर्गर खाने का मन हो गया होगा, ठीक है, इस क्लास के बाद खा लेना, ठीक है। अब वो बर्गर क्या, जैसे मैं अपने मैं लेकर के आऊँगा और मैंने उसको डायरेक्टली ऐसे खा करके तुरंत क्या उसको निगल लेता हूँ, ऐसे करके मेरी स्टमक में चला गया, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं उसको लेकर के आता हूँ, तो मैं उसको अपने मुंह के अंदर बाइट करता हूँ, फिर मैं उसको चबाता हूँ, च्यूइंग करता हूँ, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि होलोजोइक कुछ नहीं है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कुछ नहीं, जस्ट हम जो है कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। उसको मैं क्या बोलता हूँ बताइए, उसमें बोलता हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है जी, उसमें बोलता हूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक क्या है? तो सैप्रोफिटिक वही जो आपने देखा हो, कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, तो उस पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स उससे उस पर लग जाते हैं, उसको सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सैप्रोफिटिक का पार्ट है, ठीक है। पैरासिटिक जो पैरासाइट्स होते हैं, है ना, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे बैठ के उनके अंदर से उनको न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपका प्रे और होस्ट होता है, दोनों लिविंग होते हैं। तो ये सब हम डिटेल में समझेंगे आगे, है ना। अभी तो बस थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हो आप, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना, अभी तक आप पूरा फिल्मी तक समझिए, इस चीज़ को न्यूज़ बनाइए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे हम समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना, प्लांट्स कैसे खाना बनाता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।